हेलो फ्रेंड्स। कल हमने एक्चुअल में एक चैप्टर पूरा ख़त्म कर चुके हैं। हमने वैसे तो दो छोटे छोटे चैप्टर्स जो है वो ख़त्म करे हैं। एक है हीट एंड कैलोरीमेट्री और दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में हमने तीन कैटेगरीज देखी फ्रेंड्स। वो थी कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। उसमें फिर हमने कंडक्शन में बहुत सारे फॉर्मूलेज देखे, रेडिएशन में स्टेफन्स लॉ देखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वी हैव स्टडीड, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमने देखी। तो हीट से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर था वो काफ़ी हद तक अभी आपको क्लियर हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। आज हम जो है नया एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, और वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कई बुक्स में इसको बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी लिखते हैं। मैं इसको हेडिंग दे रहा हूँ। अब देख लीजिए, काइनेटिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसको बताता हूँ कि ये कहाँ से ये टॉपिक आ रहा है, कहाँ से कंटिन्यू हम कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल है ना, अंडर द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से कोई भी बिहेवियर, कोई भी मटेरियल का बिहेवियर क्या होता है, उसी को हम एक्चुअल में थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। और हमने उसमें सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में मेनली पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं गैसेस कैसे बिहेव करेंगे। बट देखिए कि ये टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है वो कहाँ से हुआ। मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये जो आज का जो क्लास है वो पूरा इंट्रोडक्टरी क्लास है दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं ये समझना है हमको। हम ये देख रहे हैं कि गैसेस का बिहेवियर विद द चेंज इन टेम्परेचर कैसे होगा। मेनली जब हम चेंज इन टेम्परेचर कहते हैं तो होता क्या है दोस्तों, देखिए, जब हम सॉलिड्स की बात करें, है ना, सॉलिड्स की बात करें, तो सॉलिड को एक परफेक्ट शेप, है ना, दो चीज़ें होती है। क्या होती है? शेप एंड वॉल्यूम। दोनों ही चीज़ें होती है सॉलिड के पास। शेप भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। अब जब आप इसको हीट करते हो या इसका टेम्परेचर जो है आप बढ़ाते हो, तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे शेप में या वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा एकदम से एक्सट्रीम चेंज नहीं आता यहाँ पर, है ना, सॉलिड में। और हम इसके प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कोई मतलब सुपरफिशियल एक्सपांशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन या लीनियर एक्सपांशन, लेंथ का, वॉल्यूम का या सरफेस एरिया का बढ़ना। फिर एक चीज़ है वो है लिक्विड, फिर एक स्टेट है सब्सटेंसेस का, लिक्विड स्टेट। लिक्विड में ना दोस्तों, देखो, सॉलिड में क्या है, डेफाइनाइट शेप और डेफाइनाइट वॉल्यूम होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। बट लिक्विड में क्या होगा दोस्तों? नो शेप, कोई शेप नहीं होता लिक्विड को। बट क्या होता है यहाँ पे, हमें एक बात समझनी होगी, डेफाइनाइट वॉल्यूम जरूर होता है। लिक्विड को वॉल्यूम जरूर होता है दोस्तों, है ना, इसमें शेप नहीं बट वॉल्यूम होता है। और फिर आते हैं गैसेस। जब हम गैसेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो एक बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, गैस को नो डेफाइनाइट शेप नॉर वॉल्यूम, नॉर वॉल्यूम, है ना, ना ही शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। अब होगा क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं। जब सॉलिड को आप हीट अप करोगे तो उसके शेप में या वॉल्यूम में बहुत कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, है ना। जब हम लिक्विड को जब हीट अप करेंगे तब भी उसके वॉल्यूम में या शेप में, शेप तो होता ही नहीं है, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं, कुछ चेंजेस आते हैं, डेफिनेटली कुछ चेंजेस आते हैं, उतने बड़े लेवल पे नहीं आते हैं। बट जब हम गैसेस की बातें करते हैं तो गैस को कोई शेप या वॉल्यूम नहीं होता। हम क्या कर लेते हैं, मान के चलो कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया, गैस को फिल कर दिया, है ना। इस किसी कंटेनर में हमने ये गैस के मॉलिक्यूल्स है जो हमने फिलअप करके रखे हैं। अब क्या हुआ है, गैस ने इस कंटेनर का ही शेप ले लिया, या शेप तो लिया ही नहीं बट वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के इक्वल हो गया। आप कोई बड़ा कंटेनर लोगे तो वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, छोटा कंटेनर लोगे वॉल्यूम छोटा हो जाएगा।
बट यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर आप सेम गैस के लिए कंटेनर को छोटा करोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम, देखिए अगर आप वॉल्यूम को चेंज करते हो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, अगर आप वॉल्यूम को छोटा कर देते हो सेम गैस है प्रेशर बढ़ जाएगा दोस्तों, और अगर वॉल्यूम को बढ़ा कर देते हो तो प्रेशर कम होते चला जाएगा। ये बात आपको समझनी है कि यार गैसेस में जो है टेम्परेचर के साथ साथ, टेम्परेचर के बदलने के साथ साथ वॉल्यूम और प्रेशर पे भी चीज़ें डिपेंड करती है, जबकि सॉलिड्स और लिक्विड्स में ये चीज़ें नहीं होती थी। तो बस क्योंकि क्योंकि गैसेस जो है वो अलग से बिहेव करते हैं और उनके जो पैरामीटर्स है वो प्रेशर, वॉल्यूम एज वेल एज टेम्परेचर है, मतलब प्रेशर चेंज करोगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम को बदलोगे तो प्रेशर और टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर को बदलोगे तो वॉल्यूम और प्रेशर बदलेगा। आप इस चीज़ को बहुत ही आसानी से इमेजिन कर सकते हैं। लाइक ये एक कंटेनर है, ये कुछ पर्टिकुलर एक डेफाइनाइट प्रेशर पे, एक फिक्स्ड मतलब एक नोन वैल्यू है प्रेशर की, आप कुछ ले सकते हो 2 एटमॉस्फेयर, 5 एटमॉस्फेयर, एक वॉल्यूम पे, एक टेम्परेचर पे आपने गैस को फिक्स कर दिया, ये उसकी फिक्स वैल्यूज हो गई दोस्तों। अब ऐसा समझ के चलिए, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया मतलब गैस को हीट किया, क्योंकि गैस को हीट करोगे, और अगर आपने उस वक्त वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम नहीं बदल रहा है मतलब ये एक्सपांड नहीं हो रहा है, तो क्या होते चला जाएगा, इसका प्रेशर जो है वो बढ़ते चला जाएगा। तो देखिए टेम्परेचर के बदलने से प्रेशर बदला है, पर अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं करते, लाइक वो फूलते चला जाता ये कंटेनर, तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता। तो देखो टेम्परेचर के बदलने से एक तो प्रेशर पे इफेक्ट करता है या फिर वॉल्यूम पे इफेक्ट करता है। सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम को कम करोगे, लाइक इसको ऐसे कंप्रेस करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर बढ़ते चला जाएगा। तो ये तीनों ही पैरामीटर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। गैस में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ऐसे 3 पैरामीटर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इसीलिए हमें जो है सॉलिड्स और लिक्विड से अलग हटके कुछ डिफरेंटली हमको गैसेस का बिहेवियर देखना है। और इसीलिए हमने नाम दिया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको मैं बताऊंगा कि यही नाम, के काइनेटिक क्यों वर्ड दिया हमने, ये भी हम पढ़ेंगे ही, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन ऑफ आइडियल गैसेस में आएगा फ्रेंड्स। बट आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि हम किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, सिर्फ गैसेस की, हम सॉलिड्स या लिक्विड्स की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते हैं, मतलब पढ़ चुके हैं बट उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि विद द चेंज इन वन पैरामीटर लाइक वॉल्यूम को अगर आप चेंज करोगे तो सॉलिड में प्रेशर पे कुछ ऐसा अलग से चेंज नहीं आता। सिमिलरली प्रेशर को बदलोगे वॉल्यूम पे नहीं आता, टेम्परेचर को बदलोगे सॉलिड और वॉल्यूम पे नहीं, मतलब सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम पे नहीं आता। सिमिलर केस हैपन्स विद द लिक्विड ऑल्सो, बट गैसेस का ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, गैसेस में हमको ये चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको जो है हमको अलग से पढ़ना है। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम इंट्रोडक्शन में एक हेडिंग बना लेते हैं, वैसे तो मैं बस आपको समझाने वाला हूँ, लिखना कुछ नहीं है इसमें, कि मॉलिक्यूलर नेचर, क्या हेडिंग बना रहे हैं दोस्तों हम, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। क्या है ये, हम इसको सबसे पहले कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस जो है उसका मॉलिक्यूलर नेचर कैसे होता है इसको समझेंगे। एक्चुअल में आज से कम 200 साल पहले जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करी। गलत थी वो ऑब्वियसली, बट वहाँ से एक रिसर्च स्टार्ट हुई एटॉमिक थ्योरी में। आगे जाकर बहुत सारे चेंजेस आए, रुदरफोर्ड साहब ने बहुत सारी रिसर्च की, और फिर आगे जाके नील बोर साहब ने बहुत सारी रिसर्च की, तो बोर की एटॉमिक थ्योरी फाइनल मानी गई। बट जो स्टार्ट हुआ, जो बिगिनिंग हुई, वो की थी हमारे साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी में कहा, क्या कहा, कि जो कोई भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट है जिसको हम आगे मतलब फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो है एटम, ऐसा उन्होंने कहा। बट अब हम जानते हैं कि एटम स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है,
हमने एटम को आगे जाके, ये क्या है दोस्तों, डाल्टन थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं थी, मैं बस आपको इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्ट है, इससे ज़्यादा आप किसी सब्सटेंस को आगे डिवाइड नहीं कर सकते। बट अभी जो है हम एडवांस थ्योरी से जानते हैं कि एटम स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है। क्या स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसमें भी आगे हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। और दोस्तों हम अब हमको लगा कि शायद कुछ देर तक कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ही आखिरी चीज़ है, बट नहीं, इसके बाद उनमें उनमें क्वार्क्स नाम के और डिविजिबल पार्ट्स मिले। अब भगवान जानता है कि शायद क्वार्क्स के भी कोई आगे डिविजिबल पार्ट हो, हम अब उस बारे में बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा, मतलब हमारे डाल्टन साहब ने कहा कि हर जो एटम है, हर जो सब्सटेंस है, उसका अलग अलग एटम्स होता है, अलग अलग शेप और साइज का और तरीके के एटम्स होते हैं। बट बट हर एक टाइप, एक सिंगल सब्सटेंस के जो एटम्स है वो एक जैसे होंगे, और द साइज ऑफ एटम जो है वो ऑलमोस्ट 1 एंगस्ट्रॉन होगा। उन्होंने कहा साइज ऑफ एटम कितना होगा दोस्तों, ऑलमोस्ट 1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर्स, 1 मीटर के इतने हिस्से। ठीक है, तो और क्या है यहाँ पर, एक बात और हमको समझनी है कि सॉलिड्स में, उन्होंने कहा कि सॉलिड्स में, ये डाल्टन की थ्योरी ने कहा कि सॉलिड्स में जो है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है, मतलब दो एटम्स के बीच की जो स्पेसिंग है, ये दो एटम्स हैं, है ना, और इनके बीच का जो स्पेसिंग है वो 2 एंगस्ट्रॉन है। और इंटर एटॉमिक फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब इन दो एटम के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से, क्योंकि उनके बीच का स्पेसिंग भी बहुत कम है, दो एटम के बीच का जो, देखो उनका साइज ही 1 एंगस्ट्रॉन हुआ, और उनके बीच का स्पेसिंग बोल रहे 2 एंगस्ट्रॉन है, मतलब मान के चलो ऑलमोस्ट चिपके चिपके वैसे एक दूसरे को। और इसीलिए हमने कहा कि क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस भी कम है, उनके बीच का फोर्सेस भी बहुत स्ट्रांग है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इसी वजह से वो एक रिजिड शेप, एक वो डेफिनाइट शेप ले लेते हैं, है ना। सॉलिड विल हैव अ डेफिनाइट शेप एंड द वॉल्यूम, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। सिमिलरली अगर आप लिक्विड्स में देखोगे, तो लिक्विड्स में दोस्तों ये जो ये जो स्पेसिंग है ना, वो फिर से अप्रोक्सीमेटली 2 एंगस्ट्रॉन ही होती है। मतलब इनके बीच का इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है ना, वो फिर से अप्रोक्सीमेटली कितने हैं दोस्तों, 2 एंगस्ट्रॉन ही है, थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। बट इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्सेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो नहीं है। इसीलिए इसीलिए क्या होता है, लिक्विड का कोई वॉल्यूम नहीं होता, कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता, बट वॉल्यूम होता है। दे डोंट हैव अ डेफिनाइट शेप बट दे विल हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम, बिकॉज उनके बीच का जो फोर्सेस है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जैसे कि सॉलिड्स में है। सॉलिड में इतना स्ट्रांग है कि ये जो एटम्स है एक दूसरे को बिल्कुल पकड़ के रख लेते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को पकड़ नहीं पाते, होल्ड करके नहीं रख पाते। ये हमारा डिफरेंस है। और गैसेस में क्या होता है दोस्तों, देखिए सॉलिड में स्पेसिंग 2 एंगस्ट्रॉन, लिक्विड्स में भी ऑलमोस्ट 2 एंगस्ट्रॉन, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वेरी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, यहाँ पे डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। और गैसेस में तो ऐसा है कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस आर इन टेंस ऑफ एंगस्ट्रॉन, है ना। हम इनके बीच का जो डिस्टेंसेस है, हम बोलेंगे टू लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा, मतलब इसके 5 गुना 10 गुना ज़्यादा डिस्टेंस, एटम्स सॉलिड और लिक्विड के 5 या 10 गुना ज़्यादा डिस्टेंस इनके बीच में होता है दोस्तों, है ना। तो और एक बात, उनमें बिल्कुल भी कोई इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही वीक होता है।
क्यों क्यों वीक होता है? क्योंकि इनका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे इंटर एटॉमिक फोर्सेस आर वीक। बहुत ही वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेस है उनमें, ये हमको बात समझनी है ना। बट कोई भी जो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कोई गैस है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, लाइक प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, वो कांस्टेंट होता है। मतलब एक अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो अपने आप अचानक से बदलता नहीं है। ये भी एक बात हमें समझनी है। आपको शायद ये चीज़ जो अभी मैंने कही वो जल्दी से ध्यान में नहीं आएगी, तो आप उसके पीछे मत लगिए। बस ये समझ लीजिए कि कोई भी जो मैटर है उसका मॉलिक्यूलर नेचर कैसे होगा, क्या फ़र्क है। तो सॉलिड्स में उनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस जो है वो काफ़ी कम है और फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उनके पास डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम है। लिक्विड्स में इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंसेस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है ना, बट उनका जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए उनमें शेप नहीं होता बट वॉल्यूम होता है। और गैसेस की तो बात ही कुछ अलग है, ना ही डिस्टेंस कम है ना ही फोर्सेस ज़्यादा है। डिस्टेंस इज टू लार्ज एंड फोर्सेस आर टू वीक, एंड देयरफॉर दे विल नॉट हैव एनी शेप, नो डेफिनेट शेप, नॉट वॉल्यूम। समझ में आया आपको? चलो पलटते हैं इसको। नाउ अब हम देखते हैं थोड़ा सा आइडियल गैस। आइडियल गैस ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस क्या होता है ना, क्या फ़र्क है, हम क्यों ये कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों कि एक्चुअल में हमने ऐसा मान लिया कि गैस के मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है ना, बट ये सही नहीं है। कुछ लेवल पे उनमें इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं, कुछ न कुछ तो होते हैं। तो जब हम साइंटिफिकली गैसेस की स्टडी करेंगे तब हमें रियल गैसेस को ना स्टडी करते हुए हमें एक आइडियली ऐसा गैस मानना है कि कुछ उसके पास प्रॉपर्टीज होगी, लाइक कि वो बॉयल्स लॉ को या चार्ल्स लॉ को या गाय लुजाक्स लॉ को परफेक्टली फॉलो करता हो। ये लॉज क्या है ये भी हमें पढ़ना है अभी, बट कुछ पर्टिकुलर बहुत फेमस लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह। जो गैस इन लॉज को परफेक्टली फॉलो करें उनको हम आइडियल गैस कहेंगे, और जो नहीं करते या रियल गैसेस है ना, जो है इसको परफेक्टली फॉलो नहीं करते, वो कहीं तो भी क्लोज बाय इनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो हम क्या समझते हैं कि जो आइडियल गैस है, मतलब आइडियली गैस कैसा हो, लाइक हम बोलते हैं ना कोई अध्यात्म में बैठ गए तो हम बोलते हैं कि आइडियली इंसान कैसा हो। तो आइडियली इंसान जो है वो प्रभु श्री राम की तरह हो या गौतम बुद्ध की तरह हो वगैरह वगैरह, ऐसा मानते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, इंसान ने धैर्यवान होना चाहिए, इंसान ने फलाना होना चाहिए, ये होना। बट कोई मिलता है क्या ऐसा? भगवान होके निकल ले, हमारे में कुछ नहीं मिलता। तो वैसे ही है कि आइडियली गैस कैसे होनी चाहिए, तो उसमें ये प्रॉपर्टी हो, वो प्रॉपर्टी हो, वो बड़ा अच्छा बिहेवियर हो, सबकी मदद करे, सबको अच्छा देखे, किसी के लिए ईर्ष्या ना हो, फलाना ढमका, ऐसा सब कुछ उसमें कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। पर मिलता है क्या कभी ऐसा? कुछ कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सिमिलर केस है आइडियल गैस की भी। तो हम पहले देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज है जिससे आइडियल गैस जो है वो डिफाइन होगा। तो सबसे पहले कि साइज ऑफ जो मॉलिक्यूल है आइडियल गैस की वो 0 रहे, है ना। क्या प्रॉपर्टीज रहे आइडियल गैस की, हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, तो पहली प्रॉपर्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आइडियल गैस किसे माना जाएगा। हम बोलेंगे साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज 0। मतलब उसका कोई साइज होना ही नहीं चाहिए, ये बड़ा मजेदार है। मतलब ईच मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस इज अ पॉइंट मास विद नो डायमेंशन, है ना। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ पे कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। नो
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बिल्कुल थोड़ा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होना चाहिए। हम उसको क्या मानेंगे कि मतलब आइडियल गैस के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होना चाहिए, जो कि सॉलिड्स और लिक्विड्स में होता है फ्रेंड्स। बट हम पहले ही जानते हैं कि कोई भी रियल गैस जो है वो आइडियल हो ही नहीं सकती। बट फिर भी हम क्या करते हैं कि आइडियल गैस के लिए कुछ अजम्पशंस बना लेते हैं। मैं इसको आपको बता रहा हूं, और हेडिंग क्या है दोस्तों? अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब ये एक हेडिंग की तरह, ऐसा मान लो कि हम आइडियल गैस पे ही काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे और आइडियल गैस में क्या क्या होना चाहिए, तो उसके कुछ अजम्पशंस हैं और हम ये मानेंगे। पूरा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो हम पढ़ते हैं ना, वो यही अज्यूम करके पढ़ते हैं कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, और उसके लिए हमें कुछ पहले से कुछ चीज़ें समझ लेनी है, कुछ अज्यूम कर लेनी कि भाई गैस है तो ऐसा ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो हम बोलेंगे कि गैस जो है, गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। समझे क्या? हम चलो एक लिख लेते हैं, ए वाला अजम्पशन, गैस contains very large number of atoms और molecules। ये तो ठीक है। and they are identical in all respects। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा देखते हैं। जो मॉलिक्यूल्स है ना गैस के, वो कॉन्स्टेंटली रैंडम स्टेट ऑफ मोशन में रहेंगे। मतलब मान के चलो कि ये एक हमारा कंटेनर है, इसमें हमने आइडियल गैस जो है वो भर दी। इस कंटेनर में आइडियल गैस भर दी तो क्या होगा दोस्तों? इसको कुछ डेफिनाइट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर, एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर पे हमने रखा है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, अब मैं इसको दिखा रहा हूँ, जो है ना, किसी एक मॉलिक्यूल को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये रेड वाला मॉलिक्यूल हाईलाइटेड है ना, और ये बिल्कुल कॉन्स्टेंटली रैंडम स्टेट ऑफ मोशन में, मतलब यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से इस वाले मॉलिक्यूल के साथ वो क्या करता है, कोलिजन करता है, यहाँ से फिर निकलता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ से कोलिजन करके ये वॉल ऑफ द कंटेनर पे कोलिजन करता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है। तो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में वो मॉलिक्यूल है, ये आपको समझना है, या वो कंटिन्यूसली ऐसे ही रहता है। एक बात ध्यान में रखिए, क्योंकि क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में कोई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है, बट उनमें मोशन है, तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में रहेगी और पोटेंशियल फॉर्म में नहीं रहेगी। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी वजह से तो इसका नाम दिया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके, कि कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, उनमें सिर्फ क्या है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। क्यों पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली रैंडम स्टेट ऑफ मोशन में है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम स्टेट ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यूसली रैंडम स्टेट ऑफ मोशन में है, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव होते हैं और अलग अलग स्पीड से मूव होते हैं, है ना। दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद डिफरेंट स्पीड्स। हर मॉलिक्यूल की अपनी अलग एक स्पीड होगी मोशन की। और एक बात, दे फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। दे फॉलोज NLM, मतलब वही कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, वगैरह वगैरह। जितने भी न्यूटन्स लॉज है वो सारे इसमें फॉलो हो जाएंगे दोस्तों, है ना।
फिर हम सी नाम का नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक बात समझनी है कि हर मॉलिक्यूल की जो साइज है वो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के हिसाब से बहुत ही छोटी है। लाइक हर एक मॉलिक्यूल की साइज मान के चलो कि अगर ऑलमोस्ट वो 1 एंगस्ट्रॉन या 2 एंगस्ट्रॉन का है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑफ 2 एंगस्ट्रॉन, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 20 एंगस्ट्रॉन तक हो सकता है, मतलब 10 गुना ज़्यादा डिस्टेंस है ना, 10 टाइम्स या ग्रेटर देन 20 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is very strong, very small, sorry, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप बोल दो कि 2 एंगस्ट्रॉन तक, एज कंपेयर्ड टू देयर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 20 एंगस्ट्रॉन दोस्तों। मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 20 एंगस्ट्रॉन से ज़्यादा है, जबकि उनकी खुद की साइज 2 एंगस्ट्रॉन, तो डिस्टेंस इज 10 टाइम्स लार्जर। इसीलिए हम यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि एक्चुअल में जो वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई करा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद द रियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। हेंस हम लिखते हैं मीन्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यहाँ पे लिख दूं, therefore volume occupied by the molecules, जो एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब आप ऐसा समझ लो कि किसी गैस को आप अगर किसी बड़े कंटेनर में भर देते हो, तो एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल ने, देखो यहाँ पे ये हम कंटेनर देखते हैं, एक्चुअल में मॉलिक्यूल ने सिर्फ इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है दोस्तों, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ। बट क्या कंटेनर का वॉल्यूम तो इस वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है। ये जो पूरी फ्री स्पेस है वो क्यों है? क्योंकि क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का। तो एक्चुअल जो वॉल्यूम है गैस ने जो ऑक्यूपाई कर रखा है वो छोड़ दीजिए, वो तो कंटेनर का हो गया, बट रियली जो मॉलिक्यूल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है वो बहुत छोटा हो गया। मतलब मॉलिक्यूल को अगर आप एकदम पास पास में ले आओगे तो शायद बिल्कुल छोटे से हिस्से में वो समा जाएंगे, बहुत छोटे से हिस्से में वो आ जाएंगे, ऐसा उसका कहना है दोस्तों। फिर हम एक और प्रॉपर्टी इसमें देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हमें अब एक बात कि मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाते, बस एक्सेप्ट व्हेन दे आर कोलाइडिंग, है ना। मतलब कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। और जब वो कोलिजन करते हैं तो कोलिजन भी क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है। ये हम लिख देते हैं, कोलिजन बिटवीन molecules and between walls of container is perfectly elastic। तो आपको याद होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जिसमें कोई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, देयरफॉर हम बोलेंगे नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस कोलिजन में नहीं होता, ये हमें बात समझनी है ना। और अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आएगा जिसको हमें पढ़ना है, और वो पॉइंट होगा दोस्तों कि देखो हमने क्या क्या पढ़ा है कि गैस कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक जैसे होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स आर इन
इन रैंडम स्टेट ऑफ मोशन, वो कंटिन्यूसली बिल्कुल मूव होते रहते हैं। और फिर हम उस मोशन में हम एक और बात बता देते हैं कि वो क्या करते हैं, वो एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी फॉलो करते हैं। फिर हमने देखा कि एक्चुअल जो गैस का जो मॉलिक्यूल है वो 2 एंगस्ट्रॉन के साइज का होगा, बट दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉन के साइज का होगा, है ना। फिर हमने देखा कि जब वो मॉलिक्यूल्स और या वॉल्स ऑफ कंटेनर के बीच में, मतलब मॉलिक्यूल जाके कंटेनर के वॉल से भिड़ा या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जाके भिड़ा, समथिंग लाइक दिस, कि एक मॉलिक्यूल है वो जाके ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जाके टकरा गया, है ना। ये ए मॉलिक्यूल था, ये ए जो है ये बी वाले मॉलिक्यूल से जाके कोलाइड हुआ, ऐसा होता है। तो कोलिजन बिटवीन जो दो मॉलिक्यूल्स है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, मतलब कोलिजन के बाद किसी में भी कोई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी सिस्टम में, ऐसा हमें इसमें समझना है ना। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देखना है यहाँ पे कि molecules moves along a straight line between two successive collisions, and the average straight distance covered between two successive collision is called as mean free path। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ई वाला है। ई, मान के चलो कि ये एक मॉलिक्यूल है दोस्तों, ये यहाँ से स्टेट ऑफ रैंडम मोशन से यहाँ पे गया, यहाँ पे इसने कोलिजन किया, फिर यहाँ से निकला, यहाँ पे फिर इसने किसी और मॉलिक्यूल से कोलिजन किया, यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा, फिर ये किसी और मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा, यहाँ से निकलेगा, फिर वो यहाँ आएगा और फिर किसी और मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा, और वो कंटिन्यूसली अपने रैंडम स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि किसी भी कोलिजन में जो है वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रही है। तो जो एक्चुअल कोलिजन करने का टाइम है वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, है ना। ये समझ में आया क्या आपको कि जब ये दो कोलिजन कर रहे थे तब कितना वक्त लगा कोलिजन होने में, और दो कोलिजन्स के बीच का टाइम, मतलब ये कोलिजन हो गया, यहाँ से निकला, अब किसी और मॉलिक्यूल से वो जाके टकराएगा, तो ये जो टाइम लगा है ना, ये बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्चुअल कोलिजन। तो हम लिखते द कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, लिख रहे क्या? कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, मतलब बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली वो कोलिजन्स हो जाते हैं, है ना। दैट इज टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल। इसको लिख देते हैं टाइम ऑफ कोलिजन of two molecules is negligible as compared to time interval between two successive collisions, मतलब जो एक्चुअल में कोलिजन होने का टाइम है वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है। ये एक आपको बात समझनी है। और एक अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये हमने देखा कि दो कोलिजन के बीच में जो मॉलिक्यूल है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, है ना, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ बिल्कुल दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन तरीके से वो मूव कर रहा है ना। एंड द एवरेज स्ट्रेट डिस्टेंस कवर्ड जो है उसको हम एक नाम देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, एक बात समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके, थोड़ा सा रिलैक्स होके एक बात और समझिए। जब ये मॉलिक्यूल पहली बार यहाँ से निकला, यहाँ जाके ये कोलाइड किया, बराबर है, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया ये स्ट्रेट लाइन में किया। फिर यहाँ से निकला ए पोजीशन से, फर्स्ट पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे पहुंचा, ये भी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में कर रहा है। बट ये ज़रूरी नहीं कि ये दोनों डिस्टेंसेस सेम रहे। मैं नाम दे देता हूँ, ये 0 से 1 गया, 1 से 2 गया,
तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि 0 से 1 वाला पैथ का जो डिस्टेंस है वो 1 से 2 वाले पैथ के इक्वल हो। ये दोनों ही सेपरेट, अलग, डिफरेंट हो सकते हैं दोस्तों, है ना। तो अब ये 2 से जब 3 पे जाएगा, थर्ड कोलिजन करेगा, तो हो सकता है कोई और ही डिस्टेंस का पैथ चला हो। तो हमें ना हर 2 कोलिजन के बीच का जो पैथ है वो डिफरेंट या अलग अलग मिलता है। और इस वजह से हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि इसका एवरेज लेना है, इसका मीन लेना है। बस यही हमको समझना है। और ये जो पैथ है ना, पैथ बिटवीन टू कोलिजन्स इज कॉल्ड एज फ्री पैथ। मैं बोलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, molecules moves along straight path between two collisions. अब सिर्फ फ्री पैथ क्या होगा, तो यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ से निकला, यहाँ पे कोलिजन किया किसी दूसरे मॉलिक्यूल से। मैं वो दूसरा वाला मॉलिक्यूल रेड में निकाल रहा हूँ, है ना। फिर ये यहाँ से निकला, मान के चलो यहाँ पे गया, यहाँ पे भी कोई और एक मॉलिक्यूल से इसने कोलिजन किया, है ना। फिर यहाँ से निकलेगा ये बंदा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे फिर किसी एक और मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा, और फिर यहाँ से निकलेगा, फिर वो यहाँ इस तरफ चला जाएगा ऐसे, और फिर से वो टू बी कंटिन्यूड। तो ये 1 से 2 पैथ, 2 से 3 पैथ, 3 से, है ना, ये ऐसे, ये यहाँ से 4th पैथ, 4th से फिर इधर चला गया, और ऐसे पैथ्स कंटिन्यू हो गए। तो यहाँ पे क्या हमें समझना है कि मॉलिक्यूल्स मूव्स अलोंग स्ट्रेट पैथ बिटवीन टू कोलिजन्स एंड distance between two collisions distance between two collisions distance between two collisions is called as free path। मतलब दो कोलिजन के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये फ्री पैथ हुआ। फिर ये 2 से 3 पे आया, ये भी डिस्टेंस फ्री पैथ है। 3 से 4 पे गया, ये भी डिस्टेंस फ्री पैथ है। 4 से 5 पे गया, है ना, ये भी डिस्टेंस फ्री पैथ है। बट हर डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। तो हम बोलेंगे एवरेज डिस्टेंस बिटवीन two collisions, not two. Average distance between collisions is called as, ये called as का short form C/as लिख रहा हूँ, called as mean free path। ये आपको definition याद या अच्छे से समझ में आनी चाहिए। What do we mean by mean free path? The average distance between two collision is called as mean free path। दोस्तों आपको अगर इसकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई है तो आज हम इंट्रोडक्टरी क्लास जो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल हम आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ेंगे। आइडियल गैस का ही टॉपिक चालू रहेगा, बट आइडियल गैस इक्वेशन को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।